सबका बहुत बहुत स्वागत। सबको बहुत बहुत नमस्ते, राम राम। और आज बुधवार है भाई, डॉक्टर अमित पाल जी। हाँ जी। और बुधवार है, जीएनएम चलेगी। हाँ जी। और जीएनएम में हम हैं कोलन रेक्टम, टॉपिक चल रहा हमारा। पेज नंबर 199 पर हो गया था। आज है पेज नंबर 200 और इस पे जो एसबीएस चलेगा हमारा, एसबीएस ऑफ द रेक्टम एनल म्यूकोसा। जी डेट हो गई है 8 अप्रैल 2025। राम राम बॉस। राम राम बेटा, राम राम दीपशिखा। तो डॉक्टर दीपशिखा, पेज नंबर 200 पे हैं हम जीएनएम में। जी बॉस। टॉपिक चल रहा है कोलन रेक्टम। इसका एसबीएस है, सेकंड एसबीएस है इसका, एसबीएस ऑफ द रेक्टम एनल म्यूकोसा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स की फोटो दे रखी है बराबर में, रेड कलर में। सेरिब्रल कॉर्टेक्स गवर्न करता है रेक्टम एनल म्यूकोसा को। तो जहां वर्ड आता है सब म्यूकोसा, वहां करता है फिर उसको ब्रेन स्टेम कंट्रोल। इसमें पहला हेडिंग है हेमोरेड्स। हेमोरेड्स है सुपरफिशियल, और उससे पहले वाले में हमने पढ़ा था हेमोरेड्स डीप लाइंग। हेमोरेड्स जो सुपरफिशियल होती हैं। कॉन्फ्लिक्ट उसमें होगा आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। डैश लगा के कह रहे हैं नॉट नोइंग वेयर वन बिलोंग्स, नॉट नोइंग विच डिसीजन टू मेक, नॉट नोइंग विच पार्टनर टू चूज, ए टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट। ब्रैकेट में करें डिपेंडेंट ऑन हैंडेडनेस, हार्मोन लेवल्स एंड प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट। तो बेसिकली ये आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ेगा। सुपरफिशियल हेमरेज का मसला म्यूकोसा के तहत, और इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा कि वो ये नहीं जानता कि वो किससे बिलोंग करता है। मैं इनका हिस्सा हूं या उसका हिस्सा हूं, मेरी कोई पहचान भी है। नॉट नोइंग विच डिसीजन टू मेक, वो ये नहीं जान पाता कि डिसीजन क्या करना है मुझे यहाँ। नॉट नोइंग विच पार्टनर टू चूज, वो ये नहीं समझ पाता कि कौन से पार्टनर को मुझे चुनना है, मैं किस साइड में जाऊं। हमारे साहब कह रहे हैं कि ये एक टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट होगा ये कुल मिला के, और ये डिपेंड करेगा हैंडेडनेस पर, हार्मोन लेवल पर और प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट्स पर। एग्जाम्पल देके चल रहे हैं कि ए 7-year-old बॉय लूजेज हिज फादर। 7 साल का लड़का जिसने अपने फादर को लूज कर दिया, खो दिया। आफ्टर दैट हिज मदर हैज डिफरेंट पार्टनर हु ट्रीट द बॉय वेरी बैडली। उसके बाद मदर ने दूसरे पार्टनर्स को के साथ हो गई जो उस बच्चे को बैडली ट्रीट करते थे। दे इवन अब्यूज हिम, वो उसको अब्यूज तक करते थे बच्चे को। तो इज इक्वल टू आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट, बच्चा चला गया आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट में। सेकेंड एग्जाम्पल है द 69-year-old पेशेंट लेट्स हिमसेल्फ अंडरगो कीमोथेरेपी फॉर कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। 69-year-old पेशेंट है जो कीमोथेरेपी कराने कह दी गई जिसकी कैंसर के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड की। However, he becomes doubtful as to whether he is doing the right thing. हालांकि वो डाउट में था कि ये जो हो रहा है मेरे साथ, जो मैं कर रहा हूं, ये सही है भी क्या। इन्वर्टेड कॉमा में कह रहे हैं शुड आई कंटिन्यू द ट्रीटमेंट, क्या मुझे ये ट्रीटमेंट चालू रखना चाहिए क्या। ऐसे डाउट में
वो पेशेंट रहा, इज इक्वल टू आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। इस तरह से वो शिकार हुआ आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट का। कंफ्यूजन सा ज्यादा लग रहा है। जी। तीसरा एग्जांपल है, ए मैरिड वोमेन फॉल्स इन लव विद अनदर मैन। एक मैरिड वोमेन दूसरे व्यक्ति के प्यार में पड़ गई। शी डजंट नो वेदर शी वुड डाइवोर्स हर हस्बैंड फॉर द सेक ऑफ द अदर मैन। अब वो ये नहीं डिसाइड कर पा रही, या वो ये नहीं जान पा रही कि उसे डाइवोर्स ले लेना चाहिए हस्बैंड से दूसरे व्यक्ति के लिए या नहीं। तो ये फिर आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट में चली गई। और देखो मजे की बात, ये हेमरेड्स हैं सबके पीछे, सुपरफिशियल हेमरेड्स, सुपरफिशियल। आइडेंटिटी से ज्यादा वैसे कंफ्यूजन की स्टेज ज्यादा लग रही है। हाँ, कंफ्यूजन गोज इनटू आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। पहले कंफ्यूज हुआ, बाद में वो आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट में चली गई। सेल माइनस इन द एनल एपिथेलियम। यहाँ पर सेल माइनस हुआ एनल एपिथेलियम में। रेस्टोरेशन विद ब्लीडिंग इन द हीलिंग फेज। तो पहले तो सेल माइनस हुआ एनल एपिथेलियम में, उसके बाद जब रेस्टोरेशन हुआ तो तब हीलिंग फेज में यहाँ पर ब्लीडिंग होएगी। ओके, तो मजे की बात यह है कि यहाँ पे म्यूकोसा और सब म्यूकोसा का इन्वॉल्वमेंट है हेमोरेड्स में। लेकिन हम लोग पढ़ते चले आए हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं, वही वेन्स हैं, वो यहाँ वेरिकोज हो जाती हैं हमेशा। लेकिन यहाँ वेन्स का तो जिक्र ना पहले वाले में करा ना यहाँ करा। बात को ध्यान रखना, इस बात का जरूर। जी 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 जी। टिश्यू कह रहे हैं रेक्टम, एनल म्यूकोसा इन्वॉल्व होगी इस एसवीएस में, इस डिजीज में। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है इस टिश्यू को, और एक्टोडर्मल लेयर से ये टिश्यू बनता है। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं डिग्रेडेशन ऑफ एपिथेलियम इज इक्वल टू अल्सर, टीयरिंग ऑफ द एनल एपिथेलियम, ब्रैकेट में कह रहे हैं एनल फिशर आर पॉसिबल, विच गोज टू नो पेन नो ब्लीडिंग नंबनेस। यहां पर कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव के दौरान अल्सर होगा, टीयरिंग ऑफ द एनल एपिथेलियम होगा, खास करके जिन्हें कहते हैं ना एनल फिशर्स हो गए। एनल फिशर बिल्कुल सीधे सीधे एनल म्यूकोसा से जुड़ा हुआ है, और आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा हुआ टेरिटोरियल एंगल से। अगर किसी को फिशर्स हैं तो आते हैं ना हमारे पास, फिस्टुला का अलग केस है, साइनस का अलग है, हेमोरेज का अलग है, फिशर्स का अलग है। तो वो संभवतः एनल एपिथेलियम यहाँ पर टीयर हो जाएगी, लेकिन दर्द नहीं होगा तब तक, कोई ब्लीडिंग नहीं है अभी एक्टिव फेस में। नंबनेस है, कौन सा पैटर्न है? आउटर स्किन पैटर्न, डॉक्टर सिमरन। वन सीक्स बिलोंगिंग रेस्टल फॉर डिसीजंस, WRESTLE। रेस्टल मतलब कुश्ती, रेसल। हाँ जी सर, कुश्ती। रेसल कुश्ती है ये डॉक्टर श्रे। हाँ जी सर। यहाँ पर वन सीक्स बिलोंगिंग, वो अपनी बिलोंगिंग को सीख कर रहा है, खोज रहा है क्या मेरा जुड़ाव है, और डिसीजंस के लिए वो फाइट कर रहा है। कुश्ती चल रही है उसकी, नूरा कुश्ती चल रही है। कुश्ती वो है WWE वाली है भैया, क्या हिंदी है देखना, WRESTLE। बस यही है वो जैसे जूझना ना, अपने जूझना, क्या बात है, जूझ रहा है वो, जूझना, बहुत बढ़िया वर्ड आया, जूझ रहा है वो अभी डिसीजन के लिए एक्टिव फेस में है जी। जी हाँ जी, बहुत बढ़िया वर्ड, एकदम ऐसा आता कोई वर्ड, जूझना, जूझना। बायोलॉजिकल मीनिंग यहाँ पर है वाइडनिंग ऑफ द एनस टू इंश्योर बेटर रिमूवल ऑफ फीसिस।
वाइडनिंग करना मकसद है एनएस का, ताकि इंश्योर कर लिया जाए कि फीसिस का रिमूवल बेटर तरीके से हो रहा है। इन नेचर फीसिस एंड यूरिन सर्व टू मार्क टेरिटरी। नेचर में फीसिस को और यूरिन को देखा जाता है, ये सर्व करती हैं टेरिटरी मार्क करने के लिए। यूरिन को तो हम अक्सर देखा सुना करते थे, लेकिन फीसिस का भी यही है। कोई बच्चा अगर कहीं भी जगह जगह फर्श पे पोटी कर रहा है तो वो अपनी टेरिटरी मार्क कर रहा है भाई। कई केस आते हैं, मेरे पास एक केस आया था कि साहब ये ना कभी यहाँ बैठ के पोटी करता, फिर थोड़ी सी वहां करता, फिर थोड़ी सी वहां करता है, तो ये भी टेरिटरी मार्क कर रहा होगा। ये भी है इसके पीछे एक डायमेंशन। यूरिन को तो हम ले लेते थे बड़े सर, जब शेर का एग्जांपल देते थे कि जो शेर है वो अपनी टेरिटरी मार्क करने के लिए डॉक्टर से वो यूरिन करता है, तो दूसरा शेर समझ जाता है कि भाई उधर मेरा जाना खतरे से खाली नहीं है। ये इसका अपनी हद तय कर रहा है यूरिन से। द प्लेस ऑफ डिफिकेशन डिफाइंस वंस लिविंग स्पेस एंड द लोकेशन ऑफ द इंडिविजुअल। प्लेस ऑफ डिफिकेशन, जहां वो डिफिकेट कर रहा है, जहां वो पोटी कर रहा है, वो ये डिफाइन करता है कि ये मेरा लिविंग स्पेस है, ये मेरी इंडिविजुअल लोकेशन है। विद एडिशनल फीसिस द लोकेशन कैन बी डिफाइंड बेटर एंड द आइडेंटिटी इज एम्फेसाइज्ड। और अगर फीसिस को और ऐड कर दिया जाए, ऐड करने का मकसद यहाँ और ज्यादा फीसिस का ये है कि लोकेशन को और ज्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन करते हुए आइडेंटिफाई कर रहा है, उस पर जोर दे रहा है। फीसिस मार्किंग टेक्स यूरिन मार्किंग टू नेक्स्ट लेवल। फीसिस मार्किंग टेक्स यूरिन मार्किंग टू नेक्स्ट लेवल। फीसिस मार्किंग टेक्स यूरिन मार्किंग। ये यूरिन मार्किंग पहले आएगी बाद में आएगी? फीसिस मार्किंग से पहले यूरिन मार्किंग होगी या फीसिस मार्किंग के बाद यूरिन मार्किंग होगी नेक्स्ट लेवल पे? पहले यूरिन मार्किंग होगी, फिर फीसिस मार्किंग होगी, है ना? हाँ जी। पहले यूरिन मार्किंग करेगा, फिर उससे काम नहीं चल रहा तो फिर फीसिस मार्किंग करेगा। तो अगर हम इसको वहां भी जोड़ सकते हैं कि जिसका वैसे स्टूल तो नॉर्मल है लेकिन आ बहुत ज्यादा रहा है, बार बार जा रहा है, या बहुत बड़ी मात्रा में स्टूल पास होता है, जैसे पोडोफाइलम का है, मास ऑफ फीसिस, वेरी मच अमाउंट ऑफ फीसिस अगर कहीं है ना, बार बार कर रहा है, बशर्ते वहां और लूज मोशन ना हो, या दूसरा भी देख लेंगे वहां डिसेंट्री अगर नहीं है, या फिर उन्हें जोड़ेंगे तो उनके साथ जोड़ेंगे, रेज के साथ अपनी मार्किंग को वो कर रहा है। तो ये जो डिसेंट्री, डायरिया, फ्रीक्वेंट स्टूल, टू अमाउंट ऑफ स्टूल, ये सब जो है एक नई दिशा दे रहे हैं हमें समझने के लिए कि कहीं ना कहीं इसका ये भी देख लेना कि ये कहीं अपनी टेरिटरी मार्किंग का तो मसला नहीं जुड़ रहा है। ओके, हीलिंग फेज में कह रहे हैं रिफाइलिंग ऑफ द सब्सटेंस डिफेक्ट, जो चला गया था सब्सटेंस वो रिफिलिंग होगा, पेन आएगा, स्वेलिंग होगी, ब्राइट रेड ब्लड आएगा, जिसको कह दिया जाएगा कि ये हो गई हेमराइड्स एग्रेवेटेड बाय सिंड्रोम। और यदि यहाँ सिंड्रोम जुड़ गया केसीटी वाला तो यहाँ पर सूजन भी हो जाएगी। ओके, हेमरेज, तो अगर वहां स्वेलिंग होती है, वहां एक्यूमुलेशन होता है, तो इसका मतलब वो सिंड्रोम है। अगर स्वेलिंग नहीं है तो वहां एनल फिशर मिलेंगे, और अगर वहां फूला फूला पार्ट मिलेगा, स्वेल्ड अप मिलेगा, तो वहां पर सिंड्रोम हो सकता है जुड़ा हुआ हो। अब देखो, अभी पीछे बात चल रही थी डॉक्टर से एक दो दिन पहले, शिट फीलिंग का मतलब होता है यार मेरे को इन्होंने बिल्कुल कचरा ही समझ लिया क्या,
घर का, मेरा कोई हक ही नहीं है क्या यार यहाँ। तो शिट फीलिंग, वर्थलेस फीलिंग, शिट हमारे लिए क्या होता है, घर से बाहर फेंकने का आइटम होता है, गंदगी। बिल्कुल तो बिल्कुल जब ऐसे लेवल पे जाता है तो यहाँ उसका आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट और टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट दोनों एंगर से जुड़ के उस बंदे को ऐसे देखा जाता है एनएस के निचले वाले पार्ट पर, जहां पर ये म्यूकोसा वाला पार्ट। सर एक चीज इसमें ये है, जैसे कि एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स ज्यादातर पेनफुल होते हैं ना, हाँ, और इंटरनल, और जब ब्लीडिंग हो रही है तो फिर इंटरनल हेमोरॉइड्स हम देखते हैं कि इंटरनल से ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन अगर पेन हो रहा है और हेमोरॉइड्स बाहर नहीं नजर आ रहे, हाँ। तो फिर क्या इसको फिशर्स देख सकते हैं? क्योंकि फिशर्स हो सकता है कि फील नहीं होते हो। देखो, ऐसे ब्लीडिंग से भी डिसाइड नहीं हो रहा, ब्लीडिंग दोनों में होएगी। एक की हीलिंग फेस है ना, उसमें भी ब्लीडिंग थी, सब म्यूकोसा वाली में ब्लीडिंग होएगी रिमूवल ऑफ द ट्यूमर को लेकर के वहां। और यहाँ भी ब्लीडिंग होएगी, ठीक है। यहाँ हीलिंग फेस में यहाँ भी ब्लीडिंग है और हीलिंग फेस में वहां भी ब्लीडिंग है दोस्त। तो बेसिकली ब्लीडिंग से कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात पेन की रही, तो पेन इसमें शुरू में तो होता नहीं, एनल म्यूकोसा वाले में हीलिंग में आ रहा है पेन यहाँ, ठीक है। तो पेन भी बहुत बड़ा मार्कर नहीं है डिफरेंस करने का। मार्कर है कि लोकेशन क्या है और अपीयरेंस क्या है। अगर लोकेशन उसकी एनल एपिथेलियम के लेवल पे है, अगर एनल फिशर है, कोई ट्यूमर नहीं है ग्रोथ एज सच, तो ये दिखाएगा आपको एनल म्यूकोसा वाला पार्ट। और यदि अंदर का सब म्यूकोसा वाला पार्ट, यानी कि वहां ग्रोथ, वहां कुछ कहते हैं ना, इंटरनल हेमरेज बोलते हैं और एक्सटर्नल हेमरेज बोलते हैं, दो तरीके से पढ़ते आ रहे हैं हम। तो जो इंटरनल हेमरेज है ये संभवतः ये रेक्टम सब म्यूकोसा वाली होंगी। और जो बाहर कहते हैं ना, जब मैं पानी लेता हूं, मैं सफाई करता हूं, तो मुझे बाहर टच नजर आती हैं, एक्सटर्नल हेमरेड्स हैं, तो ये संभवतः एनल म्यूकोसा वाली हेमरेड की तरफ इशारा कर रही है डॉक्टर सर। अदरवाइज ब्लीडिंग है, पेन है, ये दोनों में बहुत ज्यादा डिमार्केशन कर नहीं पाएगी। अच्छा, हाँ, और पस जनरली जाएगी डीप, उसमें रेक्टम सब म्यूकोसा वाले में पस निकलेगी। इसमें पस नहीं होगा, इसमें चीस लगेंगी, फ्रेश ब्लड आएगा, है जी। उसमें पस इसलिए आएगी क्योंकि वहां डिग्रेडेशन ऑफ ट्यूमर होगा, जो अंदर जो थिकनिंग हो गई है हीलिंग में। यहाँ पर डिग्रेडेशन नहीं है, यहाँ रिफिलिंग है सेल की। जी। हाँ, और मजे की बात और आ रही है, देखो आगे हीलिंग क्राइसिस देखो, इससे पता चलेगा और बढ़िया। हैवी ब्लीडिंग, पॉसिबली चिल्स हो गई, चलो। इफ द वॉलेंट्री एनल मसल इज आल्सो अफेक्टेड, रेक्टल क्रैम्प्स आएंगे। क्रैम्प मिलता है हमेशा एक्टोडर्मल टिश्यू पे, क्रैम्प। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, क्रैम्प जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्टोडर्मल टिश्यू को। रेक्टल क्रैम्प मिलेंगे यहाँ, एंड पेनफुल अर्ज टू एम्प्टी आउट बॉवल, टेनेसमस मिलेगा यहाँ। टेनेसमस भी क्रैम्प ही है, मरोड़। कहते हैं ना, मैं पोटी करने बैठता हूँ, ऐसा पोटी हो जाती है, लेकिन मेरा मन नहीं करता उठने को, लगता है और आएगी, और थोड़ा प्रेशर सब अंदर बना रहता है, बार बार ऐंठन सी बनी रहती है कि कुछ और निकलेगा, कुछ और निकलेगा, लेकिन निकलता है नहीं। वो टेनेसमस है, वो रेक्टल क्रैम्प है। तो अगर रेक्टल क्रैम्प और टेनेसमस को हम समझ जाएं तो ये एनल म्यूकोसा से जुड़ा होगा, ना कि रेक्टम सब म्यूकोसा से, ठीक है। रिमार्क में कह रहे हैं, विद दिस एसबीएस देयर आर नो नाइट स्वेट। लॉर्ड जी, एक मजे की बात ये आ गई आपके लिए डॉक्टर सर, अगर रेक्टम एनल म्यूकोसा है तो इसके साथ नाइट स्वेट नहीं जुड़ेगा, रात को पसीना नहीं आएगा। और यदि रेक्टम सब म्यूकोसा में शामिल है पैथोलॉजी, उससे रिलेटेड है, तो वहां नाइट स्वेट होगा हीलिंग फेज में।
एकदम क्लियर क्लियर बातें आ रही हैं, वैसे बहुत कुछ पॉइंट मिल गए हमारे समझने के लिए, है ना डॉक्टर सरे? इसका मतलब सर सिम्टम्स डिफाइन नहीं करेंगे कि ये हेमोरॉइड्स एक्सटर्नल है या फिशर्स हैं। हाँ देखो, वो ब्लीडिंग और क्योंकि पेन नहीं करेंगे, सिम्टम तो दूसरे कर रहे, दूसरे वाले कर रहे, नाइट स्वेट कर रहा है, टेनेस्मस है, क्रैम्प्स है, ये कर रहा है, उससे अलग पस है या नहीं, प्लस मिक्स ब्लड है या ब्राइट या फ्रेश ब्लड है, ये कर रहा है। तो पस मिक्स ब्लड है तो फिर वो सब म्यूकोसा का है, और अगर फ्रेश ब्लड है बिल्कुल फवारे की तरह गिरता है ताजा ताजा, कई लोग बोलते हैं एकदम फ्रेश ब्लड गिरता है साहब, तो वो एनल म्यूकोसा का है, क्योंकि वहां पस तो है नहीं जो उसको पस मिक्स ब्लड होता। बात आपकी मेरी थोड़ी सी उस पर चल रही है कि पेन और ब्लड से बहुत ज्यादा डिमार्केशन नहीं है, ब्लड का कंटेंट देख सकते हो कि साहब पस पस सी निकलती है, पस वाला ब्लड है, कच लहू बोलते हैं इसको, कच लहू सा। जी थेरेपी में कह रहे हैं आइडेंटिफाई द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स एंड इफ पॉसिबल रिजॉल्व देम इन रियल लाइफ if still active. Guiding thoughts are, I will make a definite decision. Then I will know where I belong. If applicable, surgery. गाइडिंग थॉट्स में कह रहे हैं कि भाई मेरे को डिसीजन लेना है, मुझे तय करना है, मैं तय कर लूंगा अब मुझे क्या करना है पक्का, और मैं ये देन तभी मैं ये जान पाऊंगा मैं मेरी जगह कहाँ है, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मैं किससे बिलोंग करता हूँ। चलो जी, ये सद्बुद्धि आ जाए तो बीमारी खत्म हो जाएगी, फिर क्या। नेक्स्ट है इसका ही एसबीएस ऑफ द रेक्टम एनल म्यूकोसा का नेक्स्ट हेडिंग है फिशर्स ऑफ द एनल एपिथेलियम, ब्रैकेट में कह रहे हैं एनल फिशर्स। सेम एसबीएस है एज अबव, यानी कि एसबीएस ऑफ द रेक्टम एनल म्यूकोसा है, और कॉन्फ्लिक्ट भी सेम होगा, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट, not knowing where one belongs, not knowing which decision to make, not knowing which partner to choose, a territorial anger conflict होगा इसके पीछे भी। फेस बता रहे हैं, फेस में यहाँ और कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस में ये फिशर्स आपके सामने आते हैं, हीलिंग फेस नहीं जुड़ी होती फिशर्स से। फिशर्स को भाव ये दे रहा है टॉपिक कि ये कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस में आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, पेन इन द हीलिंग फेज इफ द फिशर्स हैव हील्ड। लेकिन फेस दोनों क्यों नहीं बताई, फेस तो एक ही बता रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस क्या क्या चल रहे हैं जी। हाँ बस इसका मतलब ये हुआ ना कि फिशर्स जो है वो एक्टिव फेज में रहेंगे, हाँ और हीलिंग फेज में पेन होगा जब फिशर हील हो चुके होंगे। ओके, तो आपके पास हमारे पास मरीज जब आता है जब उसको पेन होता है, जब उसको दर्द होता है जिंदगी में, तो वो हीलिंग में आ रहा है फिशर्स का, है ना भैया? जी जी जी। ओके अमित भाई आ गए दोस्त। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज, पेन इन द हीलिंग फेज इफ द फिशर्स हैव हील्ड, जब फिशर्स हील कर रहे हो अमित शर्मा भाई तो तब ये पेन करेंगे। थेरेपी में कह रहे हैं आइडेंटिफाई द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स एंड इफ पॉसिबल रिजॉल्व देम इन रियल लाइफ इफ स्टिल एक्टिव। तो ये मतलब कि इसमें जो है हेमोरॉइड में आप कंफ्यूजन आइडेंटिटी वाले रूब्रिक हेल्पफुल होंगे। हाँ, कंफ्यूजन आइडेंटिटी, टेरिटरी से रिलेटेड, और शिट फीलिंग, अगली कॉन्फ्लिक्ट, अगली भी लेते थे इशू, है ना? बस रेक्टम के सब में अगली आएगा, और इसमें वही यही तो है कि मेरी टेरिटरी या मैं हूँ कहाँ, मैं किसी काम का हूँ क्या, मुझे बेकार कर रखा है, मेरी कोई आइडेंटिटी, मेरा कोई वजूद नहीं है। हाँ, रूब्रिक बोलो दो चार निकाल के। डेल्यूजन, बस क्या कहता है, डेल्यूजन वर्थलेस के बाद से आपको सारे के सारे आएंगे कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ, और इस तरह के, और अभी मैं निकाल देता हूँ, हाँ, माइंड और रेक्टम डालो, माइंड और रेक्टम दोनों एक साथ डाल दो तो आ जाएंगे।
कल वो था ना रेक्टम का, पीयर का, वो प्लेटिना वाला, और वो हाँ कल तो बहुत ही बढ़िया था। उसी में डाला था, वो माइंड और रेक्टम करके डाला था। चलिए आप आगे प्लेटिना चलते का रहिए। भी बोल दे यार इसमें एक अभी बार, जो वो आप रूब्रिक प्लेटिना वाला एक बार और बोल दे, मजा आ गया कल उस रूब्रिक से तो। ईयर कैंसर पीयर कैंसर ऑफ रेक्टम कैंसर है उसको, आल्दो उसमें क्या कहते हैं, जो अपनी वो है एग्जामिनेशन शोज नथिंग। हाँ हाँ चल, बहुत बढ़िया जुड़ रहा था, उसको हमेशा लगता रहता है। और वहाँ स्टीम, सेल्फ स्टीम, अपनी अपना वजूद, अपनी औकात, अपना अपना स्टीम से जुड़ा जितना ज्यादा होगा उतना ही उधर वो फियर ऑफ कैंसर या फियर ऑफ रेक्टल पैथोलॉजी की तरफ बार बार दिखेगा। तो इसके रूब्रिक मिले अभी मैं निकाल रहा हूँ बस। वैसे भैया जो है ना बार बार इसीलिए इन चीजों पे बड़ा ध्यान देते थे। चाहे तो वो स्टूल रिलेटेड है, चाहे वो यूरिन रिलेटेड है, तो उसमें भैया जो है वो टेरिटरी को लेके बहुत चला करते हैं। ये भी ध्यान रखने की है, क्योंकि हम स्टूल और यूरिन अपनी टेरिटरी में अपना इलाका देखकर ही पास करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना जी जी। और अगर रेक्टम आ रहा है साथ में, स्टूल की बात अलग हो गई, अगर रेक्टम आ रहा है साथ में तो रेक्टम के लिए तो कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ और शिट फीलिंग, और ये चलेगी ही चलेगी। और आइडेंटिटी कंफ्यूजन तो इसमें चल ही रहा है शुरू से। हाँ जी हाँ, आइडेंटिटी कंफ्यूजन रूब्रिक लिख रखा है एक मैंने। चलो जी खैर, एक मिनट। हाँ मैं निकाल रहा हूँ बस। हाँ माइंड और रेक्टम आपने बोला, जी जी जी। माइंड रेक्टम। और लोग भी निकाल लो। बस ये हाँ, बस माइंड एंजाइटी क्रैम्प ड्यूरिंग इन रेक्टम। अगला वो जो आ जाएगा ना, जो बहुत बढ़िया बढ़िया है, क्या क्या कहते हैं, अगला जो हमारी शायद रूब्रिक आएगा रेक्टल क्रैम्प लो। मैं उसी में अगली हेडिंग आएगी रेक्टल क्रैम्प में, तो इसमें माइंड एंजाइटी क्रैम्प विद रेक्टम इन कैलकेरिया कार्व। अब देखो मजे की बात यह है, अभी एंजाइटी है ना, तो हाँ अभी जी, शुरुआती है, अभी शुरुआती हाँ है जी। इसका आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट कंफ्यूजन। तो इसलिए यहाँ एंजाइटी विद क्रैम्प इन रेक्टम है ना अमित। हाँ जी, एंजाइटी, हाँ जी, विद क्रैम्प इन रेक्टम। और अब इसको और बड़ा हाँ। करो, बड़े करो। अब ये शुरू तो शुरू हो गया इससे, एंजाइटी से, और इससे अपग्रेड क्या होगा फिर? सर जब बस ये एंजाइटी के बाद फिर हाँ बोलो मतलब ये बोलो। आगे एंजाइटी अगर डिस्पेयर में चली जाएगी तो फिर वो पैन या फिशनली आ जाता है। हाँ डेस्पेयर तो फिर तो हाईली डेवलप हो गया आगे जाके। और पेओनिया है। हाँ ओके, तो पैरोनिया। डेस्पेयर विद पेन इन रेक्टम। हाँ जी, पेओनिया। ओके, टेनिसमस इन रेक्टम है। बस देखिए कितना बढ़िया। एंजाइटी सिटिंग वाइल पेन इन रेक्टम विद हैज टू वॉक। उसे चलना, मतलब रेक्टम में पेन की वजह से चलते चलते रहना पड़ रहा है, और चिंता कैलकेरिया के लिए। हाँ, और चलते क्यों रहना पड़ रहा है? क्यों नहीं बैठने दे रहा रेक्टम उसको कि भाई कुछ कर ले? एंजाइटी हो जाते। हाँ कुछ कर ले, टिकने नहीं दे रहा। रेक्टम की पैथोलॉजी का मतलब है खड़े रहो, चलते रहो। हाँ बिल्कुल। ओके, बहुत बढ़िया। कैलकेरिया आ रही है ज्यादातर है। बस जो आप कह रहे हो, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस फ्रॉम पेन इन रेक्टम, उसमें है थुजा। ओके 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 गुड। बस एक बार फिर से बताइए आप, अब रूब्रिक जो बोला आपने अभी। रेस्टलेसनेस या नर्वसनेस, पेन फ्रॉम इन रेक्टम। ओके। और देखो थूजा उसकी हैवी डीप, उसकी मेडिसिन नहीं है ये इरिजोल्यूशन। क्या होता है वो, जो ये वो मतलब डिपर्सनलाइजेशन की, कंफ्यूजन में डिपर्सनलाइजेशन है वो तो बिल्कुल। हाँ तो देखो आ गया आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट भी गया, डिपर्सनलाइजेशन में पहुंच गई, और उधर रेक्टम से पैथोलॉजी मिल गई इसकी। कैलकेरिया का कंफ्यूजन मिल गया, उसको लेकर के फैमिली से जुड़ा है नहीं जुड़ा है, मेरी कुछ वजूद है, तो उसका मिल गया। और रूब्रिक है वीपिंग टीयरफुल मूड इन चिल्ड्रन इन डिसेंट्री फ्रॉम इनटॉलरेबल पेन इन रेक्टम। देखो यहाँ पर
ये इसमें आएगा गुस्सा भी जरूर, डिसेंट्री आ गया ना, ब्लड ज्यादा है। हाँ हाँ और वीपिंग भी है, एपिसोड हाँ हाँ, वीपिंग, टीयरफुल मूड, डिसेंट्री भी है, हाँ और क्या, पेन भी, और पेन भी है। इंटॉलरेबल पेन। हाँ देखो रो भी रहा है, रो भी रहा है और गुस्सा भी बहुत है। रो रहा है तो इसका हाँ मतलब रो रहा है तो हैं? ये वो हो गई ना, सैडनेस विद वेक्सेशन करके साथ में इमोशन। ओके, तो इसमें एपिस है। एपिसोड एप- कॉल्सिकम। अच्छा, एपिस और कॉल्सिकम। बहुत बढ़िया। टीयर तो इसको ऐसे जोड़ के हम रिपर्टरी में स्टडी करेंगे और केस में अप्लाई करेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट दे दिया आप लोगों ने मिलके। तो ये था भाई एसबीएस ऑफ द रेक्टम एनल म्यूकोसा। नेक्स्ट और कर लेते हैं, अभी टाइम है। एसबीएस ऑफ द इनर रेक्टल स्फिंक्टर। दो स्फिंक्टर थे, आउटर रेक्टल स्फिंक्टर और इनर रेक्टल स्फिंक्टर। तो ब्रेन स्टेम की फोटो दे रखी है यहाँ पर। रेक्टल क्रैम्प्स, सेकंड स्फिंक्टर स्पाज्म, टेनिस्मस। अब देखो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करने वाली बात है। मेरे को क्रैम्प्स नजर आ रहे थे एक्टोडर्मल लेयर में, स्पाज्म और क्रैम्प्स, लेकिन यहाँ पर ब्रेन स्टेम में भी क्रैम्प जुड़े हैं। क्रैम्प आ रहा है। हाँ, रेक्टल क्रैम्प ब्रैकेट में सेकंड करके कह रहे हैं और ब्रैकेट में कह रहे हैं स्फिंक्टर स्पाज्म। और ब्रेन स्टेम में क्रैम्प पता क्यों आ रहे हैं अमित भाई, अमित शर्मा? उधर रिफ्लेक्स हैं, ब्रेन स्टेम गवर्न टू रिफ्लेक्स है जी, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स गवर्न टू कन्वर्जेंस स्पाज्म है जी। हाँ, तो ये रिफ्लेक्स जो आते हैं सडनली, ये भी क्रैम्प्स के रूप में आते हैं, स्फिंक्टर स्पाज्म और टेनिस्मस। तो ये शायद इसलिए ब्रेन स्टेम का कनेक्शन बन गया क्रैम्प्स से, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्स को गवर्न करती है। रिफ्लेक्स पे बॉडी जब तक, जितने भी हमारे रिफ्लेक्स गवर्न होते हैं वो ब्रेन स्टेम से होते हैं। वो फिर इसमें तो कन्वर्जेंस वाले रूब्रिक्स ही आएंगे। कन्वर्जन वाले शायद जुड़ रहे हैं ज्यादातर उससे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। ठीक है। और जो सडन स्पाज्म, सडन क्रैम्प और टेनिस्मस, बहुत ज्यादा अंतर लग नहीं रहा वैसे डॉक्टर दीपशिखा। पैथोफिजियोलॉजी एक सी लग रही दोनों की। पढ़ने से पता चल जाएगा बस। हाँ हाँ, तो रेक्टल क्रैम्प ब्रैकेट में कह रहे स्फिंक्टर स्पाज्म, टेनिस्मस। कॉन्फ्लिक्ट करें, चंक कॉन्फ्लिक्ट, नॉट बीइंग एबल टू सफिशिएंटली रिटेन द फीसिस। चंक कॉन्फ्लिक्ट है, वो सक्षम नहीं है सफिशिएंटली थाम के रखने में अपनी फीसिस को, अपनी पोटी को। यानी कि देखो यहाँ पर जो उसका अपना डोमेन है, उसकी टेरिटरी है, उसको थाम के रखना मुश्किल हो रहा है उसका अब, ऐसा लग रहा है। चंक कॉन्फ्लिक्ट, नॉट बीइंग एबल टू सफिशिएंटली रिटेन द फीसिस। एग्जांपल दे रहे हैं, उससे और समझ में आएगा। कह रहे ए वोमेन इज इन द हॉस्पिटल फॉर ए हेमोरॉइड सर्जरी। एक महिला हॉस्पिटल में गई, आई हेमोरॉइड सर्जरी के लिए। शी इज गिवन एन एनीमा to cleanse the colon and she become terribly nauseated. Okay. तो जब उसको एनिमा दिया गया क्लीन करने के लिए कोलन को, तो वो टेरिबली नोजिएटेड हो गई। एट द लास्ट, तो टेरिबली नोजिएटेड हो रही है, इसका मतलब वो चाह नहीं रही थी बॉडी उसकी सफाई करना। The last at the last second, she runs to the wash basin where she vomits and at the same time loses control of her bowels. पॉइंट लगा के बात कर रहे हैं, कह रहे हैं she stands in a puddle of water and excrement. पुडल क्या होता है?
जैसे कीचड़ गड्ढा जैसा नहीं हो जाता है। अच्छा, वो वहां पर उल्टी और एक्सक्रीमेंट, पानी तो वो वॉश बेसिन का और नीचे एक्सक्रीमेंट है, वो ऐसी जगह खड़ी थी उस समय। अब हाँ, मतलब बेसिकली उसने दोनों वॉमिटिंग भी साथ में की और एक्सक्रीटल भी किया, तो वो और ऐसा बदल तो बन गया। हाँ, वो ऐसे कचरे में खड़ी हुई थी एक तरह से। तो लास्ट सेकंड में वो दौड़ी वॉश बेसिन की तरफ जहां उसने वोमिट करा, और साथ के साथ ही उसको लूज कंट्रोल हो गया बोवल का, और अब वो वाटर और एक्सक्रीमेंट में खड़ी है। एट दैट वेरी मोमेंट द डॉक्टर कम्स इन एंड टेल्स हर टू लाई डाउन in bed immediately because they want to give her an infusion. उसी क्षण डॉक्टर वहां आए और उन्होंने से कहा कि आप लेट जाओ बेड पर तुरंत, हम आपको इन्फ्यूजन देना चाहते हैं। फुली स्पॉइल्ड सी मस्ट ले हरसेल्फ इन बेड। फुली स्पॉइल्ड नहीं, फुली सॉइल्ड, पूरी की पूरी वो भीग गई फिर। और सी मस्ट ले herself in bed is equal to conflict of not being able to hold back the feces. अब ये उस कॉन्फ्लिक्ट में गई कि वो अब सक्षम नहीं है होल्ड करने में अपनी फीसिस को। Since then the patient suffers from intense rectal spasm, और तभी से ही वो पेशेंट सफर करता है, इंटेंस रेक्टल स्पाज्म आते हैं उसको। क्यों? क्योंकि वो उसका कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक जो बन गया कि मैं अपनी स्टूल को होल्ड नहीं कर, इस फीसिस को होल्ड नहीं कर पा रही हूं, उससे उसको इंटेंस रेक्टल स्पाज्म आते हैं अपने आप ही। 16 years later at a lecture by Helmut Piller, she goes behind the curtain and can resolve the conflict by means of meditation. 16 साल बाद वो उसने लेक्चर अटेंड करा, लेक्चर दिया गया उसको हेलमेट फिलर के द्वारा, और वो पर्दे के पीछे गई कि असली मसला क्या है, और उसने रिजोल्व कर लिया अपने कॉन्फ्लिक्ट को मेडिटेशन के माध्यम से। तो उसके स्पाज्म आने बंद हो गए। ओके, टिश्यू कह रहे हैं इनर रेक्टल स्फिंक्टर मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। एंडोडर्मल लेयर से ये टिश्यू बना है, ब्रैकेट में कह रहे हैं फॉर द आउटर एक्टोडर्मल स्फिंक्टर सी अबव। अगर आपको आउटर एक्टोडर्मल स्फिंक्टर देखना तो उससे पहले देखने के लिए कहा गया, ऊपर वाला जो ऊपर वाला, तो वो है एक्टोडर्मल कंट्रोल, और ये है ब्रेन स्टेम या मिड ब्रेन कंट्रोल। फोटो तो इन्होंने उसका दे रखा है ब्रेन स्टेम का, और हालांकि मिड ब्रेन ये लिख के चल रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं इंक्रीज मसल टेंशन, हाइपरटोनी, प्रॉब्लम विद बॉवल मोमेंट, व्हेन द स्टूल इज हार्ड it can only be pressed out with extreme effort as the inner sphincter does not open completely. कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में मसल टेंशन बढ़ जाएंगी, हाइपरटोनी में चली जाएंगी, प्रॉब्लम होगा बॉवल मोमेंट्स में, और जब स्टूल हार्ड होगा खास करके कह रहे हैं इट कैन ओनली बी प्रेस्ड आउट विद एक्सट्रीम एफर्ट। हार्ड स्टूल अगर है तो उसको बहुत जोर लगा के पास करना पड़ रहा है, जैसे कि इनर स्फिंक्टर जो है वो ओपन हो ही नहीं रहा हो कंप्लीटली, ऐसा ही फीलिंग आ रही है। बायोलॉजिकल मीनिंग यहाँ पर है इंक्रीज टेंशन सो दैट द फीसिस कैन बी हेल्ड बैक। टेंशन को इंक्रीज करने का मकसद यहाँ पर है कि ताकि वो फीसिस को थाम के रख सके। तो ये भी है तो कंफ्यूजन में कि मैं छोड़ू बाहर या रखूं। बिल्कुल वही है बस। ये क्या कहते हैं, भी चीजें ले सकते हैं ना, कोई है जी? सिचुएशन हाँ ऐसी हो, है बेटा, रिजोल्यूशन है, इरेजोल्यूशन, रिजोल्यूशन। हाँ इरेजोल्यूशन है ये हाँ, पवन बस ये है इनसिक्योरिटी, ये हो गई इनसिक्योरिटी जो कमल भैया या बड़े सर बताया करते थे, जो एलो वाला है ना, ये वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्फिंक्टर एनआई। अब वांट ऑफ कॉन्फिडेंस को अपने दिमाग में भी लगा दो कि नेताओं की मेडिसिन एलो को इसीलिए बताते थे कि यार मैं गैस पास कर रहा हूँ, कहीं साला मेरी स्टूल ना निकल जाए,
नेताओं को ये रहता है कि एक एक वोट या एक एक छोटी आदमी पार्टी का मेरे बाहर ना निकल जाए, इसलिए इसलिए उन्हें अटेंशन पूरा हर टाइम उस पर रखना पड़ता है। रूब्रिक बहुत बढ़िया है इसका, इनवॉलेंट्री स्टूल अटेंशन ऑफ ऑन इंस्पेक्टर मस्ट कीप, कि यार बस वही ध्यान लगा रहता है कि बस लैटिन ना निकल जाए, कहीं कहीं स्टूल ना पास हो जाए पूरा का पूरा, और इनवॉलेंट्रीली हो जाता है वो, अब ध्यान हटा, दुर्घटना घटी फिर इनकी। घट गई। हाँ, इसीलिए इसमें देखिए, इसमें जो है वैसे तो अब 5 हो गई, एलो, एपोसाइनम, जेल्फीनियम, फॉस्फोरस, सेनिकुला। सर यहीं से जाते थे कि ये एलो, इसीलिए जो है एलो जो है वो नेताओं वाली मेडिसिन कहते थे, कि नेताओं का हर टाइम बस एक ही ध्यान रहता है कि भाग ना जाए कोई अच्छा, मेरा छोड़ एपिस के, का ना एक हार्ड वोट भी स्टूल ना मिले। इनवॉलेंट्री पास हो जाता है, एपिस का। अच्छा। एपिस का वो हार्ड बस स्टूल इनवॉलेंट्री पास हो जाता है, वो क्या कारण है? वो उसकी वही आइडेंटिटी कंफ्यूजन या उसमें जाता है, वहां पर ये क्या कहते हैं उसका, वो मैंने पढ़ा तो था साला, वो जैसे इग्निशिया वाला है ना, बिल्कुल उल्टा वाला है वहां पे उसका कुछ ऐसा। अब देखो, अगर यही इस बात पे बात करें तो यहाँ एक ऐसा लग रहा है कि आउटर स्फिंक्टर तो इसका ओपन होना चाहेगा पोटी पोटी करने के हाँ लिए, जी, और हाँ इनर जी, या इनर स्फिंक्टर जो है वो उसमें स्पाज्म रहेगा। इनर तो में इस पास में इसलिए रहेगा ना कि पहले वो उसके दिमाग में वो हो चुका कि यार एक बार गंदा हो गया था, पोटी निकल हाँ, जाएगी तो तो फिर यहाँ पर बेइज्जती होगी, गंदगी होगी। मरीज के साथ क्या स्थिति रहेगी, वो कहेगा डॉक्टर साहब लगता तो है पोटी है अंदर, लेकिन आ नहीं रही बाहर, आ नहीं हाँ जी, रही है। लगता तो है अंदर है, लेकिन आ नहीं रही है। और थोड़ी बहुत हाँ जी, जो आउटर कैनाल में है वो निकल के, वो थोड़ा सा पास होने के बाद बस फिर उसके बाद वो मुश्किल में पड़ा रहता है कि अब वो आ नहीं रही है, लेकिन है वहां। वो पेशेंट बहुत, जो क्या कहते हैं, बहुत सारे पेशेंट बिल्कुल रफ लैंग्वेज में बोलते हैं, डॉक्टर साहब बड़ा जोर जतन लगाने पड़े हैं, बड़े वो लगाने पड़े हैं, जब जाके एक आध सुद्दे से निकले, टाइट सुद्दे हाँ मतलब टाइट लैटिन, और वो कहते हैं कि बड़ी जोर जतन लगाने पड़े हैं, पूरी बहुत हाँ, बारीकी तो करनी पड़े। उनका जो इनर रेक्टल स्फिंक्टर है वो टाइट हो रखा है वो इनसिक्योरिटी की वजह टाइट से। हो रखा है। हाँ जी, हाँ। कोई और बोल रहा था कुछ? हाँ, हाँ बॉस, मैं ये पूछ रही थी कि यहाँ पे तो फिर ऐसे समझ में आ रहा है कि फियर ज्यादा है। फियर तो लग रहा है इनसिक्योरिटी है, फियर ऑफ, इनसिक्योरिटी तो हो गई, फियर हो हाँ गया ना फियर तो है ही पीछे कि अपनी स्वयं, जगह। अच्छा। इनसिक्योरिटी है, क्यों रखना चाह रहा है फीसिस को? बस बात आ गई ना, क्योंकि उससे पहले फुल्ली शोल्ड उसको तो पता चला गंदगी में, वो उसके दिमाग में क्या, या इनके लोगों के दिमाग में क्या रहता है, यार ये छोड़ के चले जाएंगे या हो गई तो गंदगी में, मतलब मेरी बेइज्जती हो जाएगी भाई। हाँ, हाँ। अगर कुछ भी बाहर मैंने छोड़ा तो एकदम सॉयल फीलिंग आ रही है ना उसको, कि बेइज्जती हो गई, पूरी इज्जत का कचरा हो गया और ऐसे हो गया, हाँ, तो और वो कहता है इसे उसके अंदर ही बावजूद अंदर रखो। उसके बाद भी वो उसको इनसिक्योरिटी में चला गया, फियर की वजह से गया हो चाहे कैसे हाँ, गया हो, तो वो पास नहीं करने दे रहा है, कर रहा है। हाँ और जी, अपने अपने हाँ ना जी, बेसिकली अपने कचरे को भी स्टोर करने का मतलब है, ये फियर ही है, पीछे कोई हाँ। इनसिक्योरिटी ही है। इनसिक्योरिटी है ना, बस हाँ, इनसिक्योरिटी उसे है। लगता है कि भाई मेरा तो मुझे ही करना है, और तो कोई सहारा है नहीं, और तो कोई दुनिया में है नहीं। तो फिर मुझे तो बड़ा ऐसा भी लग सकता है, जो बंदा अपना अकेले अकेले उसमें लाइफ को जीने का सारा जिम्मा उसने उठा रखा, तो वो भी इनसिक्योरिटी में जा रहा है। खैर चलो, इनसिक्योरिटी एक विषय कैसे भी आ जाए। हीलिंग फेज में कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ द मसल टेंशन इन द हीलिंग क्राइसिस, अटैक्स ऑफ पेनफुल एनल क्रैम्प्स आएंगे हीलिंग क्राइसिस में। थेरेपी में कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स एंड इफ पॉसिबल रिजोल्व देम इन रियल लाइफ। ट्रांसडर्मल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ट्रांसडर्मल मैग्नीशियम को डर्मिस के नीचे छोड़ने का। हाँ जी, ओके, बस एक छोटा सा स्कोर कर लेते हैं डायरिया से पहले। रेमेडीज फॉर द रेक्टम ओब्लिक हेमोराइड, वही है बस। टी, हिप बाथ, फेन्यूग्रीक, ओक, मोलिन, हॉर्स चेस्टनट, लीव्स, येरो,
plantain, shake, gymnastic exercise, both arms over the head, left heel and stretch upward. Then bend forward with the hands of the ground in the morning and evening for 2 or 3 minutes. सूर्य नमस्कार करना है भाई, सीधी सी बात है। सूर्य नमस्कार नहीं लिखा इन्होंने, अंग्रेज है ना, सीधे लिखते कि सूर्य नमस्कार कर। बहुत अंग्रेज। हाँ, इसमें सूर्य नमस्कार करेगा सब कुछ, हाथ भी ऊपर जा रहे हैं, टांग को भी पीछे खींच रहा है। Suzular salts number 111, can bread drink, colloidal silver internally and externally, camphor or propel sal externally, zeolite powder, magnesium chloride, foot bath, magnesium chloride से फुट बाथ कराओ। चलो जी, खैर ये हो गया रेक्टम या हेमोरॉइड्स की रेमेडी। तो यहीं रुकेंगे, किसी को कोई पॉइंट रखना है अपना, कोई बात करनी है तो बताओ। बस कल एक जूनियर ने कोई क्वेश्चन था, रिया है क्या? रिया? जी मैम, जी मैम। हाँ, आप पूछो। बस इनको पूछ, मतलब कल रिया पूछ रही बस थी ये पूछना था कि मतलब जो हीलिंग क्राइसिस होती है वो पेशेंट में बार बार रिपीट हो सकती है क्या? बार बार तो तब होएगी ना जब हैंगिंग कॉन्फ्लिक्ट है बेटा, रिकरेंट कॉन्फ्लिक्ट है। एक्चुअल में आपको इसको समझने के लिए डॉक्टर रिया एक चीज समझनी होगी कि एक कॉन्फ्लिक्ट आया, वो रिजोल्व हुआ। कॉन्फ्लिक्ट जब आया तब तक वो एक्टिव फेस में है। जैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हुआ तो वो हीलिंग में जाएगा। हीलिंग में जाएगा तो तीन स्टेज से गुजरेगा। हीलिंग फेज 1, हीलिंग क्राइसिस, हीलिंग फेज 2, उसके बाद वो नॉर्मोटोनिया में जाएगा, नॉर्मल होएगा। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा इस कोर्स को, इस चक्र को पूरा करेगा। अभी आपको एक कॉन्फ्लिक्ट आया तो वो आपके शरीर में चल ही रहा था कि कोई दूसरा भी आ गया। अब दूसरा वाला, अब इस तरह से कई कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं किसी इंसान में। अब हर एक कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक एसबीएस शुरू होता है, ये चक्र, एक साइकिल शुरू होता है। तो कोई साइकिल तो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में रहता है, कोई साइकिल हीलिंग फेज 1 में रहता है, कोई साइकिल हीलिंग क्राइसिस में रहता है, और कोई साइकिल हीलिंग फेज 2 में रहता है। तो शरीर में कई कॉन्फ्लिक्ट एक साथ रन कर सकते हैं, ये समझ लो पहली बात तो। और अब आप जो कह रहे हो बार बार अगर आ रहा है हीलिंग, तो जब तक एक साइकिल पूरा नहीं हो जाएगा अपने आप में, जो इंडिविजुअल एसबीएस है वो जब तक क्रॉस नहीं कर जाएगा, तो उसमें तो एक ही बार आएगा हीलिंग क्राइसिस। तो या तो वही दोबारा रिपीट हो कॉन्फ्लिक्ट, वो दोबारा से एसबीएस में जाए, तब वो हीलिंग क्राइसिस आएगा। तो हीलिंग क्राइसिस एक एसबीएस में एक बार आता है। और अगर किसी शरीर में आपको दिख रहे हैं कि हीलिंग क्राइसिस कई रूप में दिखाई दिए, तो वो कई अलग अलग एसबीएस चल रहे हैं। एक तो बात ये रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ। दूसरा यह है कि अगर एक ही कॉन्फ्लिक्ट बार बार आ रहा है तो वो अलग अलग स्टेट में मिलेगा। मतलब एक को क्रॉस हो जाना है, दूसरी बार हो सकता है रिकरेंट कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ ये समझना होगा दीपशिखा, अमित भाई या सिमरन, के एक ही कॉन्फ्लिक्ट, एक ही टाइप का कॉन्फ्लिक्ट भी अलग अलग स्टेट में होगा, या एक कॉन्फ्लिक्ट पहले क्रॉस कर जाएगा तब दोबारा उसको वो परसीव करेगा। तो या तो ये लग रहा है कि एक ही कॉन्फ्लिक्ट यदि अगेन एंड अगेन आ रहा है तो उस एसबीएस की भी अलग अलग स्टेट में वो मिल सकता है। बस हमें तो यही लग रहा है कि शायद कई बार आ सकता है, क्योंकि जैसे रिलैप्स की स्टेट होती है और सिम्पैथिकोटोनिया और वैगोटोनिया का जो स्टेट होता है कि जब वैगोटोनिया के बीच में सडन सिम्पैथिकोटोनिया होता है, तब ये हीलिंग क्राइसिस होती है। और अगर वो रिजॉल्व नहीं हुआ और फिर आ गया बॉडी, हाँ, हीलिंग फेज 2 में तो जा ही नहीं पाएगी। हाँ, तो ये पता ये वो बन जाएगा, ये वो बन जाएगा स्टेटस एपिलेप्टिकस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये वहां अटक जाएगा। तो बेसिकली हीलिंग क्राइसिस बेटे 2-3 कंडीशन है जिनमें बार बार दिखेंगी।
या तो ये स्टेटस एपिलेप्टिकस में पहुंच जाएगा अगर सिंगल वही सेम एसबीएस है तो, और या फिर अलग अलग कई एसबीएस बॉडी में एक साथ रन कर रहे हैं, तब वो हीलिंग क्राइसिस अलग अलग दिखाई देंगी। रिपीट कर सकते हैं। जी सर। हाँ, इतनी जल्दी समझ में आता ना है, चलो वैसे फिर भी आपने जी सर कह दिया तो बहुत अच्छी बात है ना दीपिका? अभी हम ही अटक गए थे। अभी स्टेटस एपिलेप्टिकस के थ्रू हम निकले कि हाँ अगर एक ही चीज है और वो हीलिंग में भी जा रही है और वो फिर से रिकरेंट भी हो रही है, तो वो सेम अगर ऐसे बार बार हो रही है तो वो स्टेटस एपिलेप्टिकस जैसी स्थिति में फंस जाएगा। लेकिन डॉक्टर रिया के लिए बहुत अच्छी बात यही है कि अगर रिकरेंट कॉन्फ्लिक्ट है तो वहां हीलिंग क्राइसिस कई बार दिखाई दे सकती है, और अगर कई अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो उनकी अपने अपनी एसबीएस की अलग अलग हीलिंग क्राइसिस भी दिखाई दे सकती है। वैसे बॉस आजकल अगर जिस तरह से मल्टीपल डिसीज इन वन पर्सन हम लोग को दिखता है, तो आजकल तो यही है कि वेरियस एसबीएस चल रही होती है और उनका अपने अपने प्लेन पे अलग अलग हीलिंग क्राइसिस होता है। हाँ आजकल तो हमें यही मिलता है। और हाँ जो क्रॉनिक डिसीज चल रही होती है मेजरली, वहां पे हमें स्टेटस एपिलेप्टिकस या हैंगिंग कॉन्फ्लिक्ट मिल सकता है। हाँ, तो यहाँ जो देख रहे हैं बेटा हम डॉक्टर सिमरन, यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ आपके हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर ना, आपको बड़ी समझदारी से समझना पड़ेगा। अगर सीधी सीधी लाइन पे चलोगे तो आप गड़बड़ कर जाओगे कई बार। जी पता जी चला जी बिल्कुल। एक का अबाउट डाउनवर्ड आ गया, दूसरे का आप दूसरी दिशा में, तो हम ये इनसाइड सोचते हैं अभी अभी कल तो इसे नीचे की तरफ अकॉर्डिंग टू हैरिंग ला दिख रहा था, आज ये उल्टा दिख रहा है कुछ। अभी अभी मैं बता रहा हूँ एक केस चल रहा है, उसका जब एक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हुआ मान लो बैक का, तो पता चला कि डोर्सल रीजन का आ गया। तो सेम पैथोलॉजी सेम प्रेजेंटेशन जो बैक पे था नीचे लंबोसैक्रल पे, वो डोर्सल रीजन में सेम दिख गया। यानी कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल एब्सिस बैक पे बन रहा था नीचे, अब वो एब्सिस ऊपर बन गया, तो अब ऐसा लग रहा है कि ये बिलो अपवर्ड जा रहा है। क्या लग रहा है ना सिमरन कि ऐसा लग रहा है कि बिलो टू अपवर्ड जा रही पैथोलॉजी, लेकिन ऐसा नहीं है। बैक वाला जो श्वास मसल से रिलेटेड था, स्पाइनलेस जो था वो निकल गया, अब पता चला गिल्ट वाला अब घुस गया, अब गिल्ट फील वाला, तो गिल्ट रिप्रेजेंट टू डोर्सल रीजन। तो ये मल्टीपल एसबीएस होने के नाते हमें कई बार हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को समझने में और ज्यादा ध्यान देना होता है, नहीं तो हमें तो ये समझ में आएगा कि साहब ये तो सप्रेस हो रही है पैथोलॉजी। बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छी बात निकली छोटी सी यहाँ पे। तो सीधे सीधे देखो, सीधा सीधा केस तो सीधा सीधा हैरिंग्स लॉ दिखेगा, कॉम्प्लिकेटेड केस तो कॉम्प्लिकेटेड हैरिंग लॉ भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल। इसी को जरा एक बार फिर समझा दीजिए कि ये कैसे अबव टू डाउनवर्ड टू अबव हम लोग नहीं मानेंगे, इसको करेक्ट डायरेक्शन मानेंगे, मतलब कौन सा मसल्स के कौन सा? इसके लिए डॉक्टर प्रीति जी मैं आपसे बात करूं तो हमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा। एक बार अमरीश सर अभी बता रहे थे, एक क्लास में भी किसी में बताया था और वैसे भी नॉलेज में, कि आपका पर्टिकुलर बैक का हिस्सा पर्टिकुलर उसको स्पेयर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सर्वाइकल रीजन है आपका स्टीम है, इंटेलेक्चुअल स्टीम। आपका जो डोर्सल रीजन है ये गिल्ट है, आपका लंबर रीजन है ये लव है, आपका लंबोसैक्रल नीचे की तरफ जाएंगे तो ये बैक है, स्पाइनलेस। तो यदि आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ये है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, या मेरी कोई बैक नहीं है, या मेरे से वो बहुत बुरा हो गया, ये मेरा सम्मान ही खत्म, तो आपके दिमाग में 3-4 बातें एक साथ हो सकती हैं कि आपसे कोई ऐसी गलती हुई कि आपके सब साथी छोड़ के चले गए, तो यहाँ गिल्ट फील में भी आ जाओगी और स्पाइनलेस में भी आ जाओगी। ठीक है। और अब यदि मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा है, या मेरा कोई अपना रहा ही नहीं जो मुझे वो रखे, तो आप लव से भी वंचित हो जाओगे। तो यहाँ आपके इस अंडरस्टैंडिंग को देखो तो 3-4 अलग अलग एसबीएस हो सकते हैं डॉक्टर सिमरन।
अब पता चला कि आपका बैक वाला आपने रिजोल्व करा शरीर ने, तो जब वो रिजोल्व हो गया तो आपका जोर भर गया गिल्ट वाला। तो जब गिल्ट वाला जोर भर गया, वो रिजोल्व होएगा अब, तो ऊपर डोर्सल रीजन में पैथोलॉजी आएगी सिमरन। वो सब जैसे आपने ये बात बोली, अब जैसे दो इमोशन है, सपोज कि हाँ। मेरे को गिल्ट भी है और मेरे को कोई प्यार भी नहीं कर रहा। हाँ अब फिर हम यहाँ पे हम ऐसे भी तो देखते हैं ना कि अब कौन सा इमोशन मोर सिफिलिटिक है। तो अब जैसे साथ में भी चल रहा है, तो जो मोर सिफिलिटिक इमोशन है, जो ऑटोइम्यूनिटी जैसे गिल्ट है मान लो, हाँ तो वो हमारे लिए ज्यादा प्रायर नहीं हो जाएगा, हाँ, पहले तो वो ज्यादा हैरिंग प्रायर सलाह में यही देखना पड़ेगा हमें, हैरिंग सलाह को इस तरह इस क्या कहते हैं ना, जो सीक्वेंस। हाँ वो होता ना कंपास, इस हाँ कंपास के जी थ्रू जी जी देखना होगा हमें। अब हमें हाँ अबाउट डाउनवर्ड मदद नहीं करेगा। हाँ जी जी अब जी। हमें ये देखना होगा कि मोर इम्पोर्टेंट टू एग्जिस्टेंस कौन सा था और लेस बस जैसे इम्पोर्टेंट टू एग्जिस्टेंस कौन सा है। तो मोर इम्पोर्टेंट टू एग्जिस्टेंस जो है वो पहले रिजोल्व होना चाहिए। हाँ बॉस, जैसे अब आपने यही बोला, मेरे को एक बात समझ में आ रही है, जैसे ये सर्वाइकल रीजन इंटेलेक्चुअल डिवेल्यूएशन पे बात आ हाँ रही है, हाँ उससे नीचे वाला आ रहा है हमें गिल्ट पे, हाँ फिर लंबर लव के लिए आ गया, और हाँ नीचे लंबोसैक्रल आ गया सपोर्ट या हाँ स्पाइनलेस पे या हाँ आइडेंटिटी पे। हाँ ठीक हाँ है। स्पाइन हाँ तो अब मेरा सबसे ज्यादा इसमें से चार इमोशन में से सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है? हैरिंग्स लॉ तो इनको फॉलो कर ही रहा है ऑलरेडी। हाँ हाँ मतलब मेरा जो इमोशन सबसे ज्यादा खराब क्या है, मतलब ऑटोइम्यून क्या है, मोर सिफिलिटिक आप क्या है? आप आप बिना इंटेलेक्ट के जिंदा रह सकते हो ना दुनिया में? हाँ आप हाँ आप आप अब ये देखना पड़ेगा कि आप किसके बिना जिंदा रहने के चांस कम है। सपोर्ट के बिना हाँ चांस कम है तो पहले सपोर्ट को रिजोल्व करेगी बॉडी, सपोर्ट वापस लाएगी। अगर आपको प्यार के बिना जिंदा नहीं रह सकते दुनिया में तो फिर आपका लंबा नहीं बस रीजन। ये तो ठीक है, ये तो हाँ ठीक है, मैं ये पूछ रही हूँ कि इसमें ये जो 4 से 5 इमोशन है जो अलग अलग रीजन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसमें ऐसा कौन सा इमोशन ज्यादा गहरा है जो पहले ठीक होना चाहिए? हाँ, हम इसको वही तो बिफोर एनालाइज। मैं वही बेटा वही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये आप तय करो भाई, इस दुनिया में ऑर्गेनिज्म बिना इंटेलेक्ट के सर्वाइव कर रहा है, बिल्कुल तो सर्वाइकल का तो नहीं आएगा, जरूरी बिल्कुल नहीं आएगा पहले बिल्कुल। सर्वाइकल का। तो हाँ बिल्कुल। बिना लव और बिना सपोर्ट के एग्जिस्टेंस नहीं है दुनिया में। हाँ बिना लव और बिना सपोर्ट के एग्जिस्टेंस नहीं है। अरे गिल्ट हाँ फीलिंग में भी तो तभी जाओगे जब एग्जिस्ट रहोगे, एग्जिस्ट करोगे तभी तो गिल्ट फील करोगे। बिल्कुल। बस एक यहाँ चीज पे हमें इसको मुझे लगता समझना है है। पर्सन हाँ की सेंसिटिविटी भी डिपेंड कर जाएगा ना। हाँ, फिर तो साथ में बहुत वो सेंसिटिविटी अलग अलग होएगी। वो बात आप सही कह रहे हो बेटे कि कौन किसको ज्यादा वेटेज दे रहा है, कौन सा बंदा। लेकिन डॉक्टर दीपशिका कुछ कह रही है। और एक चीज जो सर्वाइकल रीजन में जैसे इंटेलेक्चुअल डीवैल्यूएशन की बात करें, तो डीवैल्यूएशन का मतलब है कि अपने सेल्फ को, अपने वर्थ को हम नहीं समझ रहे हैं, हाँ तो वो भी तो एग्जिस्टेंस से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे लेकिन सिर्फ इंटेलेक्ट तो नहीं है। हाँ लेकिन बेटा बात ऐसी है, बहुत बारीक बात है, बारीक टॉपिक शुरू हो गया। बेसिकली डिवैल्यूएशन का मतलब एग्जिस्टेंस खत्म होना एकदम नहीं है। हाँ अगर आपका इंटेलेक्चुअल डिवैल्यूएशन हुआ है तो आपकी गर्दन पे इफेक्ट आएगा, लेकिन अगर उसके साथ साथ आपका लव का भी डिवैल्यूएशन है, लव भी वो है, वंचित है, आपकी सपोर्ट चली गई, आपका लव चला गया, तो बेसिकली बात ये था कि हिरार्की में पहले आपको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आपका सर्वाइवल होगा तभी तो आपको गिल्ट विल्ट का आपसे जुड़ा होगा। इमोशन आएगा। आपका अगर सर्वाइवल होगा तो आपका तभी तो इंटेलेक्ट काम आएगी। एक चीज बिल्कुल बहुत बात सही है। मेरे हिसाब से, मैं लग रहा है जिस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है ये ऑर्डर भी यही होगा, पता नहीं है। क्यों। वो देख लो, वो स्टडी का पार्ट है बेटा। लेकिन हम तो मोटा मोटा ये देख रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म विदाउट इंटेलेक्ट सर्वाइव कर रहे हैं दुनिया में। ऑर्गेनिज्म
सिर्फ इंटेलेक्ट नहीं है यहाँ पे बॉस, डिवैल्यूएशन को जो है हम एक तरह से जैसे सेल्फ डिनायल या अपने एग्जिस्टेंस को नकारना, होते हुए भी ना मानना कि मैं ये हूँ, ये भी तो एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है। एक चीज ये, फिर उसके बाद गिल्ट आएगी, और लव जो है क्योंकि बेसिक नीड है, सो रहा है वो, फिर आएगी, और फिर लास्ट में सपोर्ट। ये हमें मतलब ऐसे यही ऑर्डर। अच्छा चलो एक बात बताओ, मैं आप ही से बात करता हूँ। नहीं देखो दीपशिका बॉस की बात को इतना समझो बहुत आराम से कि ठीक है मेरे लिए है, लेकिन क्या हर किसी के लिए उसका इंटेलेक्ट सबसे पहली प्रायोरिटी होना चाहिए? पहले बच्चे को प्यार होता है, छोटा बच्चा जब खड़ा होता है या कुछ भी होता है यार तो कमर के ये बल है फिर- इसका जवाब अमित शर्मा यही आएगा जो आप कह रहे हो। सबसे पहले बच्चा खड़ा होता है ना अपनी कमर पे, हाँ, फिर उसका लंबर रीजन प्यार वाला मजबूत होता है, हाँ। फिर उसके बाद गर्दन तो बाद में आती है ना, गर्दन में उसकी सबसे बाद में आती है। इंटेलेक्ट तो बाद में और आता है। पैदा होता है तो नेक होल्डिंग सबसे पहले आती है। नहीं आज आप उलझाने के चक्कर में लग रहे हो। नहीं 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 हम शायद हम किसी और संदर्भ में उसको हाँ मैं समझ बता रहे रहा हूँ ना, आप थोड़ा सा उधर से ले रहे बात को, गलत आप भी नहीं हो, लेकिन बात अमित बहुत अच्छी उठाए हैं यहाँ के। और मुझे तो बड़ा मजा आया ये अब अमित के बात वर्ड आते के साथ ही। सबसे पहले बैठना शुरू होता है लंबोसेक्रल रीजन पे, फिर उससे ऊपर का पार्ट एक्टिवेट होता है, फिर उससे ऊपर का, फिर उससे ऊपर का। तो बेसिकली एक तो चलो ये हिरार्की तो हमारी आपस में डिस्कशन होता रहेगा, लेकिन मजेदार बात यह है कि यदि यहाँ पर ऐसे कई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जिनकी भी हमें लेस वेटेज टू मोर वेटेज की बात जहां आ जाएगी, तो मोर वेटेज वाला ठीक होएगा, ना कि सीधे सीधे अप और डाउनवर्ड और दिस एंड दैट होगा। हैरिंग्स लॉ कई सारे डायरेक्शन ऑफ क्योर को मल्टीपल एस्पेक्ट में देखा जाता है, ना कि 4-5 पॉइंट पे ही। बॉस ये बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है, ये तो एकदम सही है। हाँ और इम्पोर्टेंट वाली चीज ज्यादा एकदम सही है। ठीक है बस। हाँ अच्छा भाई ठीक है दोस्त, राम राम सबको, सबको राम राम नमस्ते। सबको राम राम। राम राम बॉस, राम राम।